भाग 3 चैप्टर 3 12 सबसे मूर्ख और सबसे अधिक खतरनाक वे बातें जिनके बारे में लोग कहते हैं। शेयर भाव। मैं क्योंकि लोकप्रिय व्याख्याओं से लगातार आश्चर्यचकित होता हूँ। स्टॉक वैसे ही व्यवहार करते हैं जैसे वे करते हैं, जो शौकीनों और पेशेवरों द्वारा समान रूप से स्वेच्छा से किया जाता है। हमने चिकित्सा और मौसम की रिपोर्टों में अज्ञानता और अंधविश्वास को खत्म करने में काफी प्रगति की है। हम खराब फसल के लिए मकई के देवताओं को दोष देने के लिए अपने पूर्वजों पर हंसते हैं और हमें आश्चर्य होता है पाइथागोरस जैसा चतुर व्यक्ति यह कैसे सोच सकता है कि बुरी आत्माएं गंदगी में छिड़ी रहती है। हालांकि हम यह मानने को पूरी तरह तैयार है कि जो सुपर बाउल जीतता है उसका स्टॉक की कीमतों से कुछ लेना देना हो सकता है। ग्रेजुएट स्कूल से फिडेलिटी में अपनी ग्रीष्मकालीन नौकरी की ओर आगे पीछे चलते हुए मुझे पहली बार एहसास हुआ कि इस विषय पर सबसे बुद्धिमान प्रोफेसर भी स्टॉक के बारे में उतने ही गलत है जितना पाइथागोरस बेड के बारे में थे। तब से मैंने सिद्धांतों की एक सतत धारा सुनी है जिनमें से प्रत्येक पिछले की तरह ही गुमराह करने वाली थी, जो आम जनता तक छनकर आ गई है। मिथक और गलतफहमियां असंख्य हैं, लेकिन मैंने उनमें से कुछ को लिखा है। ये स्टॉक की कीमतों के बारे में लोगों द्वारा कही गई 12 सबसे मूर्खतापूर्ण बातें हैं, जिन्हें मैं इस उम्मीद में प्रस्तुत कर रहा हूं कि आप उन्हें अपने दिमाग से खारिज कर सकते हैं। कुछ शायद परिचित लगेंगे। मैफ मैंटीएस जीएक डी अपना टीयूस का M3 एपले से ही मैंटी सी कोई नहीं जी है M3 नेल। यह अच्छा है। मैं शर्त लगा सकता हूं कि पोलेरॉयड शेयरों के मालिक इस वाक्यांश को तब दोहरा रहे थे जब स्टॉक $143 के उच्चतम स्तर से अपनी लंबी गिरावट के साथ 1/3 गिर गया था। पोलेरॉयड ब्लूचिप प्रतिष्ठा वाली एक ठोस कंपनी थी, इसलिए जब कमाई कम हो गई और बिक्री गिर गई, जैसा कि हम पहले ही रिपोर्ट कर चुके हैं, बहुत से लोगों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि पोलेरॉयड वास्तव में कितना महंगा था। इसके बजाय वे खुद को आश्वस्त करते रहे कि यदि यह पहले ही इतना नीचे चला गया है तो यह बहुत नीचे नहीं जा सकता है, और संभवतः अच्छा भी डाल दिया। कंपनियां हमेशा वापस आती हैं। आपको शेयर बाजार में धैर्य रखना होगा और अच्छी चीज से डरने का कोई मतलब नहीं है। निःसंदेह ये वाक्यांश निवेशक परिवारों और बैंक पोर्टफोलियो विभागों में बार बार सुने गए, क्योंकि पोलेरॉयड का स्टॉक $100, फिर $90 और फिर $80 तक गिर गया। जैसे ही स्टॉक $75 से नीचे टूटा, ज्यादा नीचे नहीं जा सकता गुट एक छोटी भीड़ में विकसित हो गया होगा, और $50 पर आप हर दूसरे पोलेरॉयड मालिक द्वारा दोहराए गए वाक्यांश को सुन सकते थे जिसने इसे बरकरार रखा था। नए मालिक पोलेरॉयड को इस सिद्धांत पर खरीद रहे थे कि यह बहुत नीचे नहीं जा सकता है, और उनमें से कई को उस निर्णय पर पछतावा हुआ होगा, क्योंकि वास्तव में पोलेरॉयड बहुत नीचे चला गया था। यह महान स्टॉक एक वर्ष से भी कम समय में 143 से गिरकर 14 हो गया, और उसके बाद ही यह बहुत नीचे नहीं जा सकता सच साबित हुआ। यह नीचे नहीं जा सकता सिद्धांत के लिए बहुत कुछ है। ऐसा कोई नियम नहीं है जो आपको बताए कि सैद्धांतिक रूप से कोई स्टॉक कितना नीचे जा सकता है। मैंने अपने लिए यह सबक 1971 में सीखा, जब मैं फिडेलिटी में एक उत्सुक लेकिन कुछ हद तक अनुभवहीन विश्लेषक था। कैसर इंडस्ट्रीज पहले ही $25 से गिरकर $13 पर आ गई थी। मेरी सिफारिश पर फिडेलिटी ने 50 लाख शेयर खरीदे, जो अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज के इतिहास में कारोबार किए गए सबसे बड़े ब्लॉकों में से एक था जब स्टॉक $11 पर पहुंच गया। मैंने पूरे विश्वास के साथ कहा कि स्टॉक $10 से नीचे जाने का कोई रास्ता नहीं है। जब यह $8 तक पहुंच गया तो मैंने अपनी मां को फोन किया और उनसे कहा कि वह बाहर जाएं और इसे खरीदे,
क्योंकि यह बिल्कुल अकल्पनीय था कि कैसर $7.50 से नीचे गिर जाएगा। सौभाग्य से मेरी माँ ने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने भयभीत होकर देखा कि कैसर 1973 में $7 से $6 से $4 तक गिर गया था, जहां अंततः यह साबित हुआ कि यह बहुत नीचे नहीं जा सकता था। फिडेलिटी के पोर्टफोलियो प्रबंधकों ने इस सिद्धांत पर अपने 5 मिलियन शेयरों को अपने पास रखा कि यदि कैसर को $11 में खरीदना अच्छा होता तो निस्संदेह यह $4 पर एक अच्छा सौदा होता। चूंकि मैं वह विश्लेषक था जिसने इसकी अनुशंसा की थी, मुझे उन्हें आश्वस्त करना पड़ता रहा कि इसकी बैलेंस शीट अच्छी है। वास्तव में यह जानकर हम सभी को खुशी हुई कि केवल 25 मिलियन शेयरों के बकाया के साथ $4 की कीमत पर पूरी कंपनी $100 मिलियन में बेच रही थी। उसी पैसे से आप उस समय 4 बोइंग 747 खरीद सकते थे। आज आपको बिना इंजन वाला एक विमान मिलेगा। शेयर बाजार ने कैसर को इतना नीचे धकेल दिया था कि यह शक्तिशाली कंपनी अपने रियल एस्टेट, एल्यूमीनियम, स्टील, सीमेंट, जहाज निर्माण, समुच्चय, फाइबर ग्लास, इंजीनियरिंग और प्रसारण व्यवसायों के साथ जीपों का उल्लेख नहीं करने के लिए 4 हवाई जहाज की कीमत पर बेच रही थी। कंपनी पर बहुत कम कर्ज था। भले ही इसे परिसंपत्तियों के लिए नष्ट कर दिया गया हो, हमने गणना की कि इसकी कीमत $40 प्रति शेयर थी। आजकल तो कोई हमलावर झपट्टा मारकर उसे अपने कब्जे में ले लेता। जल्द ही कैसर इंडस्ट्रीज ने $30 प्रति शेयर पर वापसी की, लेकिन $4 तक गिरने से पहले मुझे यह घोषणा करने की कोई और इच्छा नहीं हुई, यह संभवतः इससे कम नहीं जा सकता। और यह सीएक हमेशा टीपक्ष मेंहेन एएसएच यह बीतुर्क नीचे मछली पकड़ना निवेशकों का एक लोकप्रिय शगल है, लेकिन आमतौर पर मछुआरे ही इसमें फंस जाते हैं। गिरते स्टॉक पर बॉटम पकड़ने की कोशिश करना गिरते हुए चाकू को पकड़ने की कोशिश करने जैसा है। आमतौर पर यह एक अच्छा विचार है कि तब तक इंतजार किया जाए जब तक कि चाकू जमीन से टकराकर चिपक न जाए, फिर थोड़ी देर के लिए कंपन करता है और आपके उसे पकड़ने की कोशिश करने से पहले स्थिर हो जाता है। तेजी से गिरते स्टॉक को पकड़ने से दर्दनाक आश्चर्य होता है, क्योंकि अनिवार्य रूप से आप इसे गलत जगह से पकड़ लेते हैं। यदि आप टर्नअराउंड खरीदने में रुचि रखते हैं, तो यह स्टॉक के नीचे जाने की तुलना में अधिक समझदार कारण के लिए होना चाहिए। अब तक यह आपके लिए लग रहा है। हो सकता है कि आपको एहसास हो कि व्यवसाय बढ़ रहा है और आप बैलेंस शीट की जांच करते हैं और आप देखते हैं कि कंपनी के पास प्रति शेयर $11 नकद है और स्टॉक $14 में बिक रहा है। लेकिन फिर भी आप कीमत का निचला स्तर चुनने में सक्षम नहीं होंगे। आम तौर पर ऐसा होता है कि कोई स्टॉक फिर से शुरू होने से पहले खुद ही कंपन करने लगता है। आम तौर पर इस प्रक्रिया में 2 या 3 साल लगते हैं, लेकिन कभी-कभी इससे भी अधिक समय लगता है। मैंएफ मैंटीएस जीएक टीयूस का HIGH FLA से ही HOCएक मैंटी पी संभवतः GHEG। आप सही हैं, बेशक आप फिलिप मॉरिस या सुबारू के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। फिलिप मॉरिस अब तक के सबसे महान शेयरों में से एक है, यह चार्ट पर स्पष्ट है। मैंने पहले से ही किया है उल्लेख किया कि कैसे सुबारू हम सभी को करोड़पति बना सकता था अगर हमने कार के बजाय स्टॉक खरीदा होता। यदि आपने 1950 के दशक में फिलिप मॉरिस को 75 सेंट प्रति शेयर के बराबर मूल्य पर खरीदा था, तो आपको 1961 में इसे $2.50 प्रति शेयर पर बेचने का प्रलोभन दिया गया होगा, इस सिद्धांत पर कि यह स्टॉक बहुत अधिक ऊपर नहीं जा सकता। 11 साल बाद स्टॉक 1961 की कीमत से 7 गुना और 1950 के दशक की कीमत से 23 गुना पर बिकने के साथ आप एक बार फिर यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि फिलिप मॉरिस इससे ऊपर नहीं जा सकते। लेकिन अगर आपने इसे तब बेच दिया, तो
तो आप पिछले 23 बैगर के शीर्ष पर अगले 7 बैगर से चूक गए होंगे। जो कोई भी पूरे रास्ते फिलिप मॉरिस की सवारी करने में कामयाब रहा, उसने देखा होगा कि उसके 75% शेयर $124.50 शेयरों में बदल गए और $1,000 का निवेश $1,66,000 के परिणाम के रूप में समाप्त हुआ। और इसमें वह $23,000 का लाभांश भी शामिल नहीं है जो आपने रास्ते में उठाया था। अगर मैं खुद से यह पूछने की जहमत उठाता, यह स्टॉक संभवतः कैसे ऊपर जा सकता है, तो मैंने सुबारू को कभी नहीं खरीदा होता, जबकि यह पहले ही 20 गुना बढ़ चुका था। लेकिन मैंने बुनियादी बातों की जांच की, मुझे एहसास हुआ कि सुबारू अभी भी सस्ता था, स्टॉक खरीदा और उसके बाद 7 गुना कमाया। मुद्दा यह है कि कोई शेयर कितना ऊपर जा सकता है, इसकी कोई मनमानी सीमा नहीं है, और अगर कहानी अभी भी अच्छी है, कमाई में सुधार जारी है और बुनियादी बातों में बदलाव नहीं हुआ है, तो बहुत ऊपर नहीं जा सकते। एक भयानक कारण है किसी स्टॉक को छीनना। उन सभी विशेषज्ञों को शर्म आनी चाहिए जो ग्राहकों को पैसा दोगुना होने के बाद स्वचालित रूप से बेचने की सलाह देते हैं। आपको ऐसा करने वाला कोई 10 बैगर कभी नहीं मिलेगा। फिलिप मॉरिस, शोनीज, मैस्को, मैकडॉनल्ड्स और स्टॉप एंड शॉप जैसे शेयरों ने साल दर साल अधिक ऊपर नहीं जा सकते बाधाओं को तोड़ दिया है। सच कहूँ तो मैं कभी भी यह अनुमान नहीं लगा पाया कि कौन सा स्टॉक 10 गुना ऊपर जाएगा या कौन सा स्टॉक 5 गुना ऊपर जाएगा। जब तक कहानी बरकरार है, मैं सुखद आश्चर्य की उम्मीद में उनसे जुड़े रहने की कोशिश करता हूँ। किसी कंपनी की सफलता आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन शेयर अक्सर क्या लेकर आते हैं। मुझे याद है कि मैंने स्टॉप एंड शॉप को एक रूढ़िवादी, लाभांश देने वाले स्टॉक के रूप में खरीदा था और फिर बुनियादी बातों में सुधार होता रहा और मुझे एहसास हुआ कि मेरे हाथ में एक तेजी से बढ़ने वाला स्टॉक है। मैटियस है केवल तभी $3 एस खरगोश में है सीएक में एलिया। आपने कितनी बार लोगों को यह कहते सुना है? हो सकता है कि आपने स्वयं यह कहा हो। आपको कुछ ऐसे स्टॉक मिलते हैं जो $3 प्रति शेयर पर बिकते हैं और आप पहले से ही सोच रहे हैं यह $50 स्टॉक खरीदने से कहीं अधिक सुरक्षित है। मैंने कारोबार में 20 साल लगाए इससे पहले कि आखिरकार मुझे यह एहसास हुआ कि चाहे किसी शेयर की कीमत $50 प्रति शेयर हो या $1 प्रति शेयर, अगर यह शून्य हो जाता है तो भी आप सब कुछ खो देते हैं। यदि यह 50 सेंट प्रति शेयर तक जाता है तो परिणाम थोड़े अलग होंगे। जिस निवेशक ने $50 प्रति शेयर पर खरीदा, उसका 99% निवेश खो गया, और जिस निवेशक ने $3 पर खरीदा, उसका 83% खो गया। लेकिन इसमें सांत्वना क्या है? मुद्दा यह है कि एक घटिया सस्ता स्टॉक उतना ही जोखिम भरा होता है जितना कि एक घटिया महंगा स्टॉक अगर नीचे जाता है। यदि आपने $43 स्टॉक या $3 स्टॉक में $1,000 का निवेश किया है और प्रत्येक शून्य पर गिर गया है, तो आपको ठीक उतनी ही राशि का नुकसान होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां से खरीदारी करते हैं। गलत स्टॉक चुनने का अंतिम नुकसान हमेशा एक समान 100% होता है। फिर भी मुझे यकीन है कि ऐसे खरीदार भी हैं जो $3 पर सौदेबाजी का विरोध नहीं कर सकते और खुद से कहते हैं, मैं क्या खो सकता हूँ। यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि पेशेवर लघु विक्रेता जो उन शेयरों पर लाभ कमाते हैं जिनकी कीमत नीचे जाती है, आमतौर पर शीर्ष की तुलना में नीचे के करीब अपनी स्थिति लेते हैं। लघु विक्रेता तब तक इंतजार करना पसंद करते हैं जब तक कि कोई कंपनी इतनी स्पष्ट रूप से स्थापित न हो जाए कि दिवालियापन निश्चित हो। उन्हें $60 के बजाय $8 या $6 प्रति शेयर पर शामिल होने में कोई परेशानी नहीं होती है, क्योंकि यदि स्टॉक शून्य पर चला जाता है तो वे किसी भी स्थिति में बिल्कुल समान लाभ कमाएंगे।
और अनुमान लगाएं कि जब स्टॉक $8 या $6 पर हो तो वे किसे बेच रहे हैं। वे सभी असहाय निवेशक जो खुद से कह रहे हैं, मैं कैसे हार सकता हूं? और अंततः टियरे हमेशा सीओएमए बीएसी के। तो क्या विसिगोथ्स और पिक्सअप और चंगेज खान फिर से सवारी करेंगे? लोगों ने कहा कि आरसीए वापस आएगा, और 65 वर्षों के बाद ऐसा कभी नहीं हुआ। यह विश्व प्रसिद्ध सफल कंपनी थी। जॉन्स मैनविले एक और विश्व प्रसिद्ध कंपनी है जो वापस नहीं आई है, और इसके खिलाफ दायर किए गए सभी एस्बेस्टस मुकदमों के साथ संभावनाएं इतनी खुली है कि मापना संभव नहीं है। लाखों नए शेयर छापकर कंपनी ने अपनी कमाई भी कम कर दी है, जैसा कि नेविस्टार ने किया था। यदि मैं केवल नाम याद रख पाता तो मैं आपको छोटी और कमज्ञात सार्वजनिक कंपनियों की एक लंबी सूची दे सकता था जिनके ब्लिप क्वार्टरों से हमेशा के लिए गायब हो गए हैं। शायद आपने इनमें से कुछ में स्वयं निवेश किया हो। मैं यह नहीं सोचना चाहूंगा कि मैं अकेला था। जब आप हजारों दिवालिया कंपनियों, साथ ही उन सॉल्वेंट कंपनियों पर विचार करते हैं जो कभी भी अपनी पूर्व समृद्धि हासिल नहीं कर पाती है, साथ ही उन कंपनियों पर विचार करते हैं जो अब तक की उच्चतम कीमतों से काफी नीचे की कीमतों पर खरीदी जाती हैं, तो आप उनमें कमजोरी देखना शुरू कर सकते हैं। हमेशा वापस आओ तर्क। स्वास्थ्य रखरखाव संगठन, फ्लॉपी डिस्क, डबल नेट, डिजिटल घड़ियां और मोबाइल होम स्टॉक अभी तक वापस नहीं आए हैं। मैंटीएस हमेशा डीएस से पहले आर्केस्ट डियन की बाल। यह विश्वास करने की एक बहुत ही मानवीय प्रवृत्ति है कि जिन चीजों को थोड़ा सा मिल गया है, बुरा और भी बुरा नहीं हो सकता। 1981 में अमेरिका में 4,520 सक्रिय तेल ड्रिलिंग रिग थे, और 1984 तक यह संख्या गिरकर 2,200 हो गई थी। उस समय कई लोगों ने तेलसेवा स्टॉक खरीदे, यह विश्वास करते हुए कि सबसे बुरा समय बीत चुका था। लेकिन उसके 2 साल बाद केवल 686 सक्रिय रिग थे, और आज भी 1,000 से कम है। जो लोग मालकार डिलीवरी के आधार पर निवेश करते हैं, वे आश्चर्यचकित रह गए जब व्यापार 1979 में वितरित 95,650 इकाइयों के शिखर से गिरकर 1981 में 44,800 के निचले स्तर पर आ गया। यह 17 वर्षों में सबसे कम कुल था, और किसी ने भी नहीं सोचा था कि यह बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है। इससे भी बदतर, 1982 में यह घटकर 17,582 इकाई रह गई, और फिर 1983 में 5,700 इकाई रह गई। एक समय जीवंत उद्योग में यह 90% की भारी गिरावट थी। कभी-कभी सुबह होने से पहले हमेशा सबसे अधिक अंधेरा होता है, लेकिन फिर भी कभी-कभी घुप अंधेरा होने से पहले हमेशा सबसे अधिक अंधेरा होता है। मेम मैंटी आर की ओर बढ़ता है। $10 मैं डालूंगा एस पक्ष। मेरे अनुभव में कोई भी गिरा हुआ स्टॉक उस स्तर पर कभी नहीं लौटता जिस पर आपने बेचने का निर्णय लिया है। असल में जिस मिनट आप कहते हैं, अगर यह $10 पर वापस आ जाता है तो मैं बेच दूंगा, आपने संभवतः स्टॉक को $9.75 के आसपास कई वर्षों तक लुढ़कने के लिए बर्बाद कर दिया है, इससे पहले कि यह गिरकर $4 पर आ जाए, गिरने की राह पर $1 पर बिल्कुल सपाट। इस पूरी दर्दनाक प्रक्रिया में 1 दशक लग सकता है, और इस दौरान आप एक ऐसे निवेश को बर्दाश्त कर रहे हैं जो आपको पसंद भी नहीं है, और केवल इसलिए क्योंकि कुछ आंतरिक आवाज आपको इसके लिए $10 प्राप्त करने के लिए कहती है। जब भी मुझे इसके लिए लुभाया जाता है तो मैं खुद को याद दिलाता हूं कि जब तक मैं कंपनी में और शेयर खरीदने के लिए पर्याप्त आश्वस्त नहीं हूं, मुझे तुरंत बेच देना चाहिए। मैं है एम और मेयोरी सीरूढ़ीवादी एस्टोक्स डी चालू नहीं एफएल छेदार M3
रूढ़िवादी निवेशकों की 2 पीढ़ियां इस विचार पर बड़ी हुई कि उपयोगिता शेयरों के साथ आप गलत नहीं हो सकते। आप इन चिंतामुक्त मुद्दों को सुरक्षाजमा बॉक्स में डाल सकते हैं और लाभांश चेक को भुना सकते हैं। फिर अचानक परमाणु समस्याएं और दराधार समस्याएं आईं और कंसोलिडेटेड एडिसन जैसे शेयरों ने अपने मूल्य का 80% खो दिया। फिर अचानक ही कॉन एडिसन ने जितना खोया था उससे कहीं अधिक वापस पा लिया। महंगे परमाणु संयंत्रों के कारण होने वाली आर्थिक और नियामक परेशानियों के साथ तथाकथित स्थिर उपयोगिता क्षेत्र बचत और ऋण उद्योग या कंप्यूटर शेयरों की तरह ही अस्थिर और विश्वासघाती बन गया है। अब ऐसी इलेक्ट्रिक कंपनियां हैं जो 10 बैगर्स ऊपर और 10 बैगर्स डाउन थी या हो सकती हैं। आप बड़ी जीत हासिल कर सकते हैं या बड़ी हार सकते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप सही उपयोगिता चुनने में कितने भाग्यशाली या सावधान हैं। जिन निवेशकों ने तुरंत इस नई स्थिति को नहीं पकड़ा, उन्हें भयानक वित्तीय और मनोवैज्ञानिक दंड भुगतना पड़ा होगा। इंडियाना या गल्फ स्टेट्स यूटिलिटीज की सार्वजनिक सेवा या न्यू हैम्पशायर की सार्वजनिक सेवा में उनके तथाकथित विवेकपूर्ण निवेश उतने ही जोखिम भरे निकले जैसे कि उन्होंने अज्ञात स्टार्टअप बायोजेनेटिक फर्मों में फ्लायर लिया हो या वास्तव में जोखिम भरा था क्योंकि वे नहीं थे खतरों से अवगत। कंपनियां गतिशील हैं और संभावनाएं बदलती रहती हैं। आपके पास ऐसा कोई स्टॉक नहीं है जिसे आप नजरअंदाज कर सकें। मैंटियस टीमेरा टीयू एल गैर सरकारी संगठन एफया ए कुछ भी नहीं और देखने के लिए एचअप। यहाँ कुछ और है जो घटित होना निश्चित है। यदि आप किसी स्टॉक को छोड़ देते हैं क्योंकि आप किसी अद्भुत चीज के घटित होने की प्रतीक्षा करते करते थक गए हैं, तो इससे छुटकारा पाने के अगले दिन ही कुछ अद्भुत घटित होना शुरू हो जाएगा। मैं इसे विनिवेशोत्तर उत्कर्ष कहता हूँ। मर्क ने सभी के धैर्य की परीक्षा ली। चार्ट देखें। यह स्टॉक 1972 से 1981 तक कहीं नहीं गया, भले ही कमाई प्रति वर्ष औसतन 14% की दर से बढ़ी। तब क्या हुआ? अगले 5 वर्षों में इसमें 4 गुना वृद्धि हुई। कौन जानता है कि कितने नाखुश निवेशक मर्क से बाहर चले गए क्योंकि वे इंतजार करते करते थक गए थे या क्योंकि वे और अधिक कार्रवाई के लिए तरस रहे थे। यदि वे कहानी के बारे में अद्यतन जानकारी रखते तो वे नहीं बिकते। कैरियर परिधान के निर्माता एंजेलिका कॉरपोरेशन के स्टॉक में 1974 से 1979 तक मुश्किल से 1% भी उछाल आया। अमेरिकन ग्रीटिंग्स 8 साल से बंद थी। 11 के लिए जीएफ निगम, पूरे 1970 के दशक के लिए ब्रंसविक, स्मिथक्लाइन, टैगामेट से पहले 1960 के दशक के आधे और 1970 के आधे दशक के लिए निक्सन, कार्टर और प्रथम रीगन प्रशासन के माध्यम से हरकोर्ट ब्रेस और ल्यूकेंस ने 14 वर्षों तक कोई हलचल नहीं की। मैं मर्क के साथ बना रहा क्योंकि जब कीमत कहीं नहीं जा रही हो तो मैं स्टॉक के साथ घूमने का आदी हूँ। मैं जो भी पैसा कमाता हूँ वह तीसरे या चौथे वर्ष में होता है जब मेरे पास कुछ होता है। केवल मर्क के साथ इसमें थोड़ा अधिक समय लगा। यदि कंपनी के साथ सब ठीक है और जो कुछ भी मुझे पहली बार में आकर्षित करता है वह नहीं बदला है, तो मुझे विश्वास है कि देरसबेर मेरे धैर्य का फल मिलेगा। यह कई वर्षों तक कहीं नहीं जा रहा है, जिसे मैं चट्टान का ईकेजी कहता हूँ, वास्तव में एक अनुकूल शगुन है। जब भी मैं किसी स्टॉक के चार्ट पर किसी चट्टान का ईकेजी देखता हूँ जिससे मैं पहले से ही आकर्षित हूँ, तो मैं इसे एक मजबूत संकेत के रूप में लेता हूँ कि अगला प्रमुख चाल ऊपर हो सकती है। किसी कंपनी में उस स्टॉक को बनाए रखने के लिए उल्लेखनीय धैर्य की आवश्यकता होती है, जो आपको उत्साहित करता है, लेकिन जिसे बाकी सभी लोग नजरअंदाज कर देते हैं। आप यह सोचने लगते हैं कि बाकी सभी लोग सही है और आप गलत हैं। लेकिन जहां बुनियादी सिद्धांत आशाजनक है,
धैर्य अक्सर पुरस्कृत होता है। ल्यूकेंस का स्टॉक 15वें वर्ष में 6 गुना बढ़ गया। अमेरिकन ग्रीटिंग्स 6 वर्षों में 6 बैगर था। एंजेलिका 4 में 7 बैगर, ब्रंसविक 5 में 6 बैगर और स्मिथक्लाइन 2 में 3 बैगर। लुक एट ऑल द मनी आईव लॉस्ट, आई डिडंट बाय इट। यदि हम अपना सारा पैसा क्राउन, कॉर्क और सील में 50 सेंट प्रति शेयर विभाजित समायोजित पर लगा दे तो हम सभी आज बहुत अमीर हो जाएंगे। लेकिन अब जब आप यह जान गए हैं तो अपना वॉलेट खोलें और अपना नवीनतम बैंक विवरण जांचें। आप देखेंगे कि पैसा अभी भी वही है। वास्तव में आप 1 सेकंड पहले की तुलना में रत्ती भर भी गरीब नहीं हैं। जब आपको पता चला कि क्राउन, कॉर्क और सील में आप बहुत बड़ी किस्मत गंवा बैठे थे। यह उल्लेख करना एक हास्यास्पद बात लग सकती है, लेकिन मुझे पता है कि मेरे कुछ साथी निवेशक हर दिन न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के 10 सबसे बड़े विजेताओं को पढ़कर और यह कल्पना करके खुद को प्रताड़ित करते हैं कि स्वामित्व न होने के कारण उन्होंने कितना पैसा खो दिया है। उन्हें यही बात बेसबॉल कार्ड, आभूषण, फर्नीचर और घरों के साथ भी होती है। किसी और के लाभ को अपना व्यक्तिगत नुकसान मानना शेयर बाजार में निवेश के लिए उत्पादक रवैया नहीं है। वास्तव में यह केवल पूर्ण पागलपन की ओर ले जा सकता है। आप जितने अधिक शेयरों के बारे में जानेंगे, उतने अधिक विजेताओं के बारे में आपको एहसास होगा कि आप चूक गए हैं और जल्द ही आप अरबों खरबों के नुकसान के लिए खुद को दोषी ठहरा रहे हैं। यदि आप स्टॉक से पूरी तरह बाहर निकल जाते हैं और बाजार एक दिन में 100 अंक ऊपर चला जाता है, तो आप जाग जाएंगे और बड़बड़ाएंगे, मुझे अभी $110 बिलियन का झटका लगा है। इस तरह की सोच के बारे में सबसे खराब बात यह है कि यह लोगों को उन शेयरों को खरीदने की कोशिश करने के लिए प्रेरित करती है जिन्हें उन्हें नहीं खरीदना चाहिए, यदि केवल खुद को पहले से ही खोए से अधिक खोने से बचाने के लिए। इसके परिणामस्वरूप आमतौर पर वास्तविक नुकसान होता है। I missed that one, I'll catch the next one। समस्या यह है कि अगला शायद ही कभी काम करता है, जैसा कि हम पहले ही दिखा चुके हैं। यदि आप टॉयज आर अस से चूक गए, एक महान कंपनी जो लगातार ऊपर जा रही थी, और फिर ग्रीनमैन ब्रदर्स को खरीदा, जो एक औसत दर्जे की कंपनी थी जो नीचे चली गई, तो आपने अपनी गलती बढ़ा दी है। असल में आपने एक ऐसी गलती की है जिसकी कीमत आपको चुकानी पड़ी। याद रखें, खिलौने आर अस न खरीदकर आपने कुछ भी नहीं खोया है, और इसे एक ऐसी गलती में बदल दिया है जिसकी कीमत आपको बहुत चुकानी पड़ी। यदि आप कम कीमत पर होम डिपो खरीदने में असफल रहे और फिर स्कॉटीज अगला होम डिपो खरीदा, तो आपने शायद एक और गलती की है, क्योंकि सार्वजनिक होने के बाद से होम डिपो 25 गुना बढ़ गया है और स्कॉटीज ऊपर है केवल 25 से 30%। इसी अवधि में सामान्य बाजार से कम प्रदर्शन। यदि आप पीडमोंट से चूक गए और पीपल एक्सप्रेस खरीद लिया, या आपने प्राइस क्लब से चूक गए और वेयरहाउस क्लब खरीद लिया, तो भी यही बात हुई। ज्यादातर मामलों में मूल अच्छी कंपनी को ऊंची कीमत पर खरीदना बेहतर होता है। सस्ते दाम पर अगला चुनें। The stock's gone up, so I must be right, और The stock's gone down, so I must be wrong। अगर मुझे निवेश की एक बड़ी गलती चुननी हो, तो वह यह मानना है कि जब किसी शेयर की कीमत बढ़ जाती है, तो आपने अच्छा निवेश किया है। लोग अक्सर तब आराम महसूस करते हैं जब उनकी हालिया खरीदारी $5 प्रति शेयर पर $6 तक पहुंच जाती है, जैसे कि यह खरीदारी की बुद्धिमत्ता को साबित करता है। सच से और दूर कुछ भी नहीं हो सकता। बेशक, अगर आप ऊंची कीमत पर तुरंत बेचते हैं, तो आपने अच्छा मुनाफा कमाया है, लेकिन ज्यादातर लोग इन अनुकूल परिस्थितियों में नहीं बेचते हैं। इसके बजाय वे खुद को समझाते हैं कि ऊंची कीमत साबित करती है कि निवेश सार्थक है,
और वे स्टॉक को तब तक पकड़कर रखते हैं जब तक कि कम कीमत उन्हें आश्वस्त न कर दे कि निवेश अच्छा नहीं है। यदि यह कोई विकल्प है तो वे उस स्टॉक को अपने पास रखते हैं जो $10 से $12 तक बढ़ गया है, और वे उस स्टॉक से छुटकारा पा लेते हैं जो $10 से $8 तक गिर गया है, जबकि वे खुद से कहते हैं कि उन्होंने विजेता को बरकरार रखा है और हारने वाले को छोड़ दिया है। 1981 में ऐसा ही हुआ होगा जब ऊर्जा उछाल के चरम पर एक तेल भंडार जैपाटा एथिल कॉर्प की तुलना में कहीं अधिक सुखद लग रहा होगा। एक तथाकथित कुत्ता जो भाग गया था की वजह से ईपीए ने इसके मुख्य उत्पाद गैसोलीन के लिए सीसा योजक पर प्रतिबंध लगा दिया। हालांकि इन दोनों का बेहतर स्टॉक $35 से $2 हो गया और आप बिग डिपर के साथ उस स्टॉक को बचा नहीं सकते थे। इस बीच एथिल को अपने विशेष रसायन प्रभाग से अच्छे परिणाम मिल रहे थे, विदेशों में प्रदर्शन में सुधार हुआ था और अपने बीमा परिचालन से तेजी से लगातार वृद्धि हो रही थी। एथिल स्टॉक $2 से $32 हो गया। इसलिए जब लोग कहते हैं, देखो 2 महीनों में इसमें 20% की वृद्धि हुई है, इसलिए मैंने वास्तव में एक विजेता को चुना, या भयानक 2 महीनों में इसमें 20% की गिरावट आई है, इसलिए मैंने वास्तव में एक हारे हुए व्यक्ति को चुना, वे कीमतों को लेकर भ्रमित हो रहे हैं, संभावनाओं। जब तक वे अल्पकालिक व्यापारी नहीं हैं जो 20% लाभ की तलाश में हैं, अल्पकालिक धूमधाम का कोई मतलब नहीं है। किसी स्टॉक को खरीदने के बाद उसका ऊपर या नीचे जाना आपको केवल यह बताता है कि कोई ऐसा व्यक्ति था जो समान माल के लिए अधिक या कम भुगतान करने को तैयार था।